क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और हम लोग करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं और करंट अफेयर की क्लास में डेली करंट अफेयर के हम लोग क्वेश्चन आप लोग तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। व्याख्या के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है लैंग्वेज में आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और बिहार स्पेशल की करंट अफेयर क्लास भी आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, आप जिसको टेलीग्राम चैनल पे हमारे टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है और डेली वहाँ पर टेस्ट होता है, डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोहा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे जोहा चावल जहां होता है और उसे जीआई टैग दिया गया है? तो यह राज्य है असम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जोहा चावल चावल की एक किस्म है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जोहा चावल की जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, तो ये असम को दिया गया है। और जोहा चावल जो है एक चावल की किस्म है जो असम राज्य का पारंपरिक फसल है। यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है जिसे वहां आमतौर पर मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जीआई टैग जो है केवल उन्हीं फसलों को दिया जाता है जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में अस्थानिक होती है, मतलब वही लोकल होती हैं, वहीं की विशेषता पाई जाती है, इसलिए उनको दिया जाता है। इससे फसल की ब्रांडिंग होती है, वो फसल की ब्रांडिंग करते हैं और उस राज्य उस क्षेत्र का जो है लोग जान जाते हैं कि उस क्षेत्र में ऐसे उत्पादन होता है। जैसे बिहार का जो है मखाना, ठीक है, मिथिला का मखाना फेमस है, उसी तरह से ये जो है चावल कहाँ का है, असम का है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए और इसी तरह करंट अफेयर आपको लगातार मिलते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम के क्या लाभ हैं? हमारे देश में चीता जो है वो दो देशों से लाए गए हैं, नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। और चीता हमारे यहाँ नेशनल पार्क कून्हो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो उसको क्या लाभ हो सकता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इको टूरिज्म में सुधार हो सकता है, बिल्कुल सही है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है इको टूरिज्म में। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, तो जो पारितंत्र होता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं उसमें सुधार हो सकता है, उसके हेल्थ में। तीसरा, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये भी हो सकता है, ग्रॉसलैंड। और जैव विविधता का संरक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, सभी सही हो जाएगा। और चीता हमारे देश में कब विलुप्त हुए थे, ये डेट याद, ये सन याद रखना, 1952 में हमारे यहाँ चीता विलुप्त हो गए थे। तब से आज तक चीता हमारे यहाँ नहीं पाए जाते थे। अब जो है नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से चीतों को ला करके पुनर्स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो ये राज्य है आपका तेलंगाना। ठीक है, रोबोटिक्स के मामले में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर आधारित जो है राज्य तेलंगाना ने रोबोटिक्स लॉन्च किया है। ठीक है, जिसके माध्यम से कारखानों, खदानों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव आपदा को रोका जा सकता है। जिन क्षेत्रों में खानों में जहां मानव नहीं जा सकता है, खदानों में, वहां यह रोबोट जा करके खनिजों का खनन करेगा। ठीक है, तो ये जो है एआई पद्धति पर आधारित है और ये इसकी शुरुआत किसने किया है? तो तेलंगाना ने किया है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी फ्री बीज का क्या असर हो सकता है? एक बात आप लोग याद रखिएगा, चुनाव में जो फ्री के वादे किए जाते हैं उसको हम मीडिया की भाषा में फ्री बीज कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बिजली, पानी या किसी चीज़ का ऋण माफ़ कर देना जो चुनाव में वादे किए जाते हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया है कि राज्य सरकार ऐसा ना करे। तो उसी पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चुनावी फ्री बीज का क्या असर हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकार की वित्तीय सेहत पर दबाव हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। दूसरा, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ता है, लोग जो है उसी को वोट दे देते हैं बिजली पानी फ्री के चक्कर में और निष्पक्ष वोट नहीं हो पाता है, वोटिंग चुनाव प्रक्रिया विफल हो जाती है। और तीसरा है उच्च आर्थिक विकास। ठीक है, तो उच्च आर्थिक विकास तो इससे नहीं होगा, इसका जो आंसर है
वो हो जाएगा बी, 1 और 2। ठीक है, तो उच्च आर्थिक विकास नहीं होता बल्कि अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनावी फ्री बीज को रोकने को कहा गया है। चुनावी फ्री बीज से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता संदेह के घेरे में होगी, साथ ही वित्तीय दबाव अधिक होने से उच्च आर्थिक विकास प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग निम्न में से कहां से गुजरता है? याद रखिएगा, चेन्नई भारत के कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, अगर ये हम बात करें तो कोरोमंडल तट पर चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, तो पहली बात ये याद रखिएगा आप लोग। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? तो ये रूस का बंदरगाह है। समुद्री मार्ग निम्न में से कहाँ से ये गुजरते हैं? तो ये जापान सागर पहला ऑप्शन है, दूसरा दक्षिण चीन सागर है, तीसरा है मलक्का जल संधि। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर तो हो जाएगा तीनों। ठीक है, डी। इसको हम एक बार मैप के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। ये है चेन्नई और यहाँ से मलक्का जल संधि होते हुए इसके बाद यह दक्षिण चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर है और ये जापान सागर है। तो ये मलक्का जल संधि, ये मलक्का जल संधि है, तो ये तीनों से गुजरता है। तो मलक्का जल संधि होते हुए जो है दक्षिण चीन सागर और इसके बाद जापान सागर होते हुए ये व्लादिवोस्टोक रसिया तक जाता है, रसिया का बंदरगाह है। ठीक है, इससे जो है क्या होगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये जलमार्ग है इसकी लंबाई कितनी है? तो 10,300 किलोमीटर, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके क्या फ़ायदे होंगे? तो इससे जो है भारत का जो है पूर्वी देशों के साथ हमारा जो है कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इन देशों के साथ हम अच्छे से व्यापार और कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, ताइवान है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और रूस के साथ भी कर सकते हैं, चीन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस देश में इन क्षेत्र में पकड़ और अच्छी मजबूत बन सकती है। इसीलिए इस मार्ग के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग के बारे में। ठीक है, ये कहाँ से गुजरता है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है और मेरा प्रयास यही था कि इसको मैप के थ्रू बताया जाए जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, लगातार पूछा जाता है इस रिपोर्ट के बारे में, और कई भी रिपोर्ट कोई अगर जारी करता है तो उसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। हाल ही में आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 23वां संस्करण जारी किया, जिसमें एनपीए में गिरावट की उम्मीद है। एनपीए में गिरावट हो सकती है, इसके बारे में यह संभावना व्यक्त की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। स्काई रूट एरोस्पेस याद रखिएगा, यह भारत की पहली निजी कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने रमन 1 नामक एक इंजन जो है उसका सफल परीक्षण किया था। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्काई जो है रूट एरोस्पेस किस देश की निजी कंपनी है? तो ये भारत की है और इसने जो है रमन 1 नामक इंजन प्रक्षेपण किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किसके साथ अजय वॉरियर अभ्यास आयोजित करता है? तो यह है यूके के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अजय वॉरियर भारत और यूके का संयुक्त युद्धाभ्यास है जो इसका 7वां संस्करण अभी किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में क्या विचार करना है, ये भी चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है। बिल्कुल सही है, इसे 2008 में घोषित किया गया था। इसे खतरे वाली प्रजातियों की IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब डॉल्फिन को लाल सूची में शामिल कर लिया गया है, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन के लिए जो है ये पटना और भागलपुर में इसके लिए जो है अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन जो है इसके अलावा गंगा के अलावा ये सतलज में भी पाई जाती है, सिंधु में पाई जाती है और ब्रह्मपुत्रा में भी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय
जलीय पशु भी है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 2009 में जो है इसको जो है, माफ़ करिएगा 2008 मैंने बोला था, 2009 है। 2009 में इसको जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा जो ये डॉल्फिन है ये गंगा के अलावा सिंधु में ये सब जगह पाई जाती है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में भी यह पाई जाती है और ये मीठे पानी की प्रजाति है। ठीक है, डॉल्फिन है। तो इसके बारे में यहाँ डिटेल में बता दिया गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 2009 रहेगा, याद रखिएगा 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर कंजर्वेशन समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भारत का पहला वाटर कंजर्वेशन है, सम्मेलन बुलाया गया है, कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो हाल ही में नई दिल्ली में जल को संरक्षित करने के लिए अपनी तरह का यह पहला वाटर कंजर्वेशन बैठक है। इस तरह की बैठक अभी तक भारत में नहीं हुई है, ये पहली बार हो रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है COP 15। कॉप का मतलब होता है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा अगर कहीं कॉप लिखा हो तो कॉप का मतलब यहाँ रहेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, का UN कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो कनाडा में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में, ये भी याद रखिएगा, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में जो है 15वां जो है कॉप जो है UN कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आयोजन किया गया है। यह जैव विविधता पर प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो इसकी व्याख्या भी यहाँ दे दी गई है जिससे आप लोग को असुविधा ना होने पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा बनाया गया है? भारत का ऐसा कौन सा सोलर जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया है? मोढेरा गांव है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात का मोढेरा गांव। ठीक है, इसे ही जो है भारत का पहला ऐसा गांव घोषित किया गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन लाइफ का लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन लाइफ का लोगो जो है ये लॉन्च किया गया है, ए और बी दोनों हैं। एंटोनियो गुटरेस ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के समाधान के लिए UNO की UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ये भारत में किया गया है पहली बार, याद रखिएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक है और भारत किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आतंकवाद के चुनौतियों से निपटने के लिए मुंबई में जो है ये बैठक बुलाई गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 64वां वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक ब्राजील में संपन्न हुई। इस बैठक में पर्यावरण अभिसमयों के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करना है। उसमें क्या किया गया है? तो पहला है जैव विविधता पर अभिसमय, दूसरा है पारा पर मिनीमाता अभिसमय, तीसरा है मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। इस पर किसके बारे में बात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के बारे में बात किया गया है, याद रखिएगा, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन में। और याद रखिएगा जैव विविधता के लिए पारा पर मीनामाता अभिसमय। मीनामाता एक रोग होता है और मीनामाता पारे के कारण रोग होता है। और मीनामाता क्या है? तो जापान की एक खाड़ी है, वहीं पर पहली बार ये रोग फैला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। इसका आंसर हो जाएगा तीनों, डी रहेगा। और ये ब्राजील में बैठक हुई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान इसका निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया। निम्न में से किन क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रीन क्रेडिट किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है वो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होता है, जल संरक्षण के लिए होता है और मैंग्रोव के संरक्षण के लिए होता है। कोयले की खपत से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की कैबिनेट की मंजूरी दी है। यह अभी हाल में दिया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, जिसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रोग्राम चला रहे जो है इसके लिए किया जा रहा है। इससे पर्यावरण अनुकूल बना रहेगा।
इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी, इनमें से निम्न प्रस्ताव में कौन सही है? ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबे लंबे मैंने इसलिए दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है, बिल्कुल सही। इसमें सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने वाले शोध और कर्ता और पेशेवर होंगे, ये भी सही है। और ये 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक है वो है 40वीं रैंक है। ठीक है, इससे पहले जो भारत की रैंक थी वो थी 37। ठीक है, आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। तो इसकी देख लीजिए आप यहाँ से व्याख्या में, इसकी रैंक 37वीं थी, लेकिन वर्तमान में इसकी रैंक 40वीं हो चुकी है और इसमें कुल 69 देश शामिल हैं। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे यहाँ पहले ये पूछा जाएगा कौन सही है कौन सही नहीं है। पहले आप लोगों को गोला इसी पे करना है पेन से। ठीक है, पहला ऑप्शन है, यहाँ की विधानसभा सीट 288 है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? अनुसुईया उइके। विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है और लोकसभा सीटों की संख्या 45 है। इनमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। दूसरा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि महाराष्ट्र आजकल चर्चा में है राजनीतिक रूप से लेकर के, इसीलिए। तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कैसे होगा इसका आंसर? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 288, बिल्कुल सही है। लोकसभा की सीट यहाँ 48 है और विधान परिषद की सीट यहाँ 78 है और राज्यपाल यहाँ अनिल बैस हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो राज्य चर्चा में होते कभी कभी एग्जाम वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचायत विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो पंचायत राज मंत्रालय ही पंचायत विकास सूचकांक जारी करता है। और कौन सी पंचायत सबसे अधिक विकास किया है, स्वास्थ्य को लेकर के, इन सब क्षेत्रों को लेकर के, विकास को लेकर के ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि केंद्र सरकार की योजना है या किस समूह को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच की सुविधा के लिए दी जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वनिधि जो केंद्र सरकार की योजना है या किस वर्ग के लिए एक ऋण की योजना है जो कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। जो रोड पर दुकान लगाते हैं, ठेले पर सब्जी की दुकान लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। तो ये उनके लिए योजना है। ठीक है, जो पटरी पर या रेवड़ी पर इन सब पे बैठ करके दुकानें लगाते हैं सड़कों किनारे, उनको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं और उनको लोन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये हैं ऋतु राज अवस्थी हैं, वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य मणिपुर में स्पर्श नहीं करता है? कौन सा ऐसा राज्य की सीमा है जो मणिपुर से स्पर्श नहीं करती है? अभी क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि मणिपुर में आजकल हिंसा चल रही है और ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मेघालय की सीमा नहीं लगती है। बाकी मणिपुर से नागालैंड, असम और मिजोरम की सीमा लगती है। ठीक है, 3 राज्य की सीमा लगती है, लेकिन जो है मेघालय की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए राजद्रोह कानून की व्याख्या किस धारा में की गई है? तो यह है धारा 124A में। तो इसके याद रखिएगा, अगर किसी के ऊपर राजद्रोह कानून लगाया जाता है, उल्लंघन करता है, तो उसकी व्याख्या किस धारा में की गई है? तो 124A में की गई है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर में बहुत चर्चा में रहा है। तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इनकी चर्चा कर दिया है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।